अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। शेरबाज तजुस्सुस के साथ सर हिलाते हुए कह रहा था, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम जोगी बनकर इस डोगरा फौजी अफसर के घर जाओगे और खुफिया प्रोजेक्ट का राज मालूम कर लोगे। ये कैसे होगा? मैंने कहा, जो कुछ होगा तुम्हारे सामने ही होगा। पूरा यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी तरफ से एक कोशिश तो करके देख लेने दो। हो सकता है कामयाब हो जाऊं। कब इस सुराग रसानी के मुहिम पर निकलने का इरादा है? मैंने कहा, कल निकलने का इरादा है। तुम यहाँ ना भी हुए तो मैं अपने मिशन पर निकल जाऊंगा। वापस किस वक्त आओगे? कमांडर शेरबाज ने पूछा। कुछ नहीं कह सकता, मैंने जवाब दिया। ठीक है, खुदा तुम्हें कामयाब करे। तुम्हारा कामयाब होना हमारे मिशन के लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारी कामयाबी के बाद ही हम आगे कुछ कर सकेंगे। मैंने कहा, उम्मीद तो बहुत कम है। दोपहर का खाना हम दोनों ने मिलकर खाया। इसके बाद कमांडो शेरबाज चला गया। मैं फौरन अपने दोस्त सांप के पास आ गया। इसे एक बार फिर दूध पिलाया। इसके जहन में तमाम जरूरी बातें दोबारा डाली और लकड़ी के कमरे या झोंपड़े में आकर लेट गया। मुझे सांप को लेकर रात के वक्त मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर की तरफ जाना था, लेकिन इससे पहले कि इस क्वार्टर की निशानदेही जरूरी थी। चुनाचा तीसरे पहर मैंने देहातियों वाला लिबास पहना और छड़ी कंधे पर रखकर अपने टारगेट की तरफ चल पड़ा। इस बार मैं क्वार्टरों के अक्स में जाने के बजाय क्वार्टरों के सामने जो छोटी सी कच्ची सड़क थी, इस पर आ गया। मैं दूसरी तरफ के टीलों की तरफ से सड़क पर आया था। मैं बिल्कुल अनपढ़ देहातियों की तरह सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। इस तरफ ऑफिसर्स क्वार्टरों के सदर दरवाजे थे। छोटे छोटे सहन थे। गार्डिनिया की झाड़ियां ज्यादा ऊंची नहीं थी। लकड़ी के स्तूनों वाले बरामदे साफ नजर आ रहे थे। इन बरामदों में कहीं कहीं फूलदार गमले भी लगे हुए थे। हर क्वार्टर के बाहर छोटा सा मेहराबी दरवाजा था, जिसके नीचे से होकर एक छोटा सा रास्ता गमलों की कतारों के दरमियान से बरामदे के दीने तक जाता था। क्वार्टरों की कुर्सियां ऊंची बनाई गई थी। 3-4 लकड़ी का दीना चढ़कर आदमी बरामदे में दाखिल होता था। हर दरवाजे के बाहर क्वार्टर का नंबर लिखा हुआ था। मुझे क्वार्टर नंबर F11 की तलाश थी। आखिर इस नंबर का क्वार्टर मुझे मिल गया। मैं इस क्वार्टर को बड़े गौर से देखता हुआ आगे निकल गया। दिन डूब रहा था जब मैं वापस पहुंचा, तो आज रात मुझे अपने दोस्त सांप को इसके अक्ल फहम वाले मिशन पर ले जाना था। दिल में डर रहा था कि सांप से कोई गलती ना हो जाए। रात को कमांडो शेरबाज ना आया। मेरे हक में ये मुफीद बात थी। मैं राजदारी के साथ ये काम करना चाहता था। मैंने देख लिया था कि दिन के वक्त ऑफिसर्स क्वार्टर्स के आगे कोई फौजी संतरी चलता फिरता नजर नहीं आता था। रात के वक्त इस बात का इम्कान था कि कोई संतरी पहरे पर मौजूद हो। मुझे इससे होशियार रहना था। मैं अपनी खुफिया कमी गाह से भी सांप को इसके मिशन पर रवाना कर सकता था, मगर मैं कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। सांप को श्रीनगर शहर में से या तो इसके करीब से होकर गुजरना था, और आखिर शहर शहर होता है। रात के वक्त भी सड़कों पर रोशनी होती है और कोई ना कोई गाड़ी आती जाती रहती है। खतरा था कि सांप कहीं मारा ना जाए। इस खदशे के पेश नजर मैंने फैसला किया था कि सांप को अपने साथ ले जाकर मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर के करीब किसी जगह पर छोड़ूंगा और वहीं छुपकर सांप की वापसी का भी इंतजार करूंगा। मुझे यकीन था कि अगर मैंने सांप से कहा कि औरत को डसकर सीधा मेरे पास वापस आ जाओ, तो वो जरूर वापस आ जाएगा। रात के 10 बजे मैंने अपने दोस्त सांप को दूध पिलाया और इसे इसके ठिकाने से उठाकर अपने लकड़ी के झोंपड़े में ले आया। अभी मुझे जोगी या साधु का भेष बदलने की जरूरत नहीं थी। ये मेरे मिशन का पहला मरहला था। इस मरहले पर मेरा देहाती वाला लिबास ही काफी था। एहतियात के तौर पर मैंने भरा हुआ ऑटोमेटिक पिस्तौल अपने पास रख लिया था, जिस पर सलेंसर की फुलादी नाली लगी हुई थी। ये नाली पिस्तौल के फायर के धमाके को दबा लेती थी। जब रात के 11 बजे तो मैंने मजीद 1 घंटा इंतजार करना जरूरी ख्याल न किया। दरअसल मैं चाहता था कि शाम को इस वक्त क्वार्टर नंबर F11 के बाहर छोड़ूं, जब घर के दोनों फर्द यानी मेजर अर्जुन सिंह और उसकी नौजवान बीवी वर्षा सो चुके हों। मैंने शाम को एक बार फिर इसके मिशन को खोल कर समझाया। मैंने कहा, दोस्त, अब हम टारगेट की तरफ रवाना हो रहे हैं। 11:15 बजे मैं खुफिया कमी गाह से निकलकर नीचे इस सड़क पर आ गया था, जो श्रीनगर जाने वाली पक्की सड़क के पहलू में चीड़ और देवदार के दरख्तों में से होती हुई श्रीनगर तक जाती थी। इस सड़क पर आमतौर पर कश्मीरी गवाले और चरवाहे अपने माल मवेशी लेकर गुजरा करते थे। यहाँ अंधेरा था। शाम को मैंने अपनी गर्म चोले की जेब में डाला हुआ था। मैंने पुराने कंबल की बक्कल मारी हुई थी। पिस्तौल मेरे फर्न या चोले के अंदर वाली जेब में था, जिसे मैं इमरजेंसी के वक्त बड़ी आसानी से हाथ डालकर निकाल सकता था। मैं सारे इलाके का भेदी था। मैं इन रास्तों से बचकर गैराबाद रास्तों से होकर जा रहा था, जहां रात के वक्त गश्त लगाने वाली पुलिस और इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टियों का खतरा था। मैं एक लंबे रास्ते से होता हुआ इस छोटे टीले पर आ गया, जिसकी दूसरी जानिब ढलान थी और नीचे फौजी अफसरों के क्वार्टर थे। मेजर अर्जुन सिंह का क्वार्टर भी यहीं था। वही क्वार्टर मेरा टारगेट था। मैं चीड़ के दरख्तों के नीचे बैठ गया। मैंने अपने दोस्त सांप को जेब से निकालकर अपनी हथेली पर बिठा लिया और इससे कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। मुझे मायूस न करना। मुझे यकीन है कि तुम मेरे अल्फाज को अच्छी तरह समझ रहे हो। अल्फाज समझो चाहे ना समझो, मगर इतना मुझे तजुर्बा हो गया है कि मैं जो कुछ तुम्हें कहता हूँ तुम इसका मफहूम समझ लेते हो। ख्वाह मैं मुश्किल अल्फाज में बोलूँ, ख्वाह मैं आसान अल्फाज में बात करूँ। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वहाँ खामोशी थी और अंधेरा भी था। मैंने गौर से सांप को देखा। मैं हस्ब मामूल हैरान रह गया। सांप ने दोबारा गर्दन को इस बात में हिलाया था जैसे कह रहा हो,
तुम जो कुछ कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। खैर मैं मुतमईन हो गया। मैंने शाम को नीचे फौजी क्वार्टरों की कहीं कहीं झिलमिलाती रोशनियां दिखाई और कहा, मेरे दोस्त, इन क्वार्टरों में वो औरत भी मौजूद है जिसकी अंगिया की बू तुमने सूंघी थी और जिसके बदन की बू तुम्हें इस वक्त भी आ रही होगी। तुम्हें यहाँ से इस औरत के क्वार्टर में जाकर इसे डसना है, मगर इस तरह डसना है कि औरत तुम्हारे जहर से पत्थर बनकर हलाक न हो, सिर्फ बेहोश हो जाए मगर जिंदा रहे। ये काम बड़ी राजदारी से करना होगा और अपनी जान बचाकर करना होगा। औरत को डसने के बाद तुम्हें इसी जगह मेरे पास आ जाना होगा। मैं यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। मेरी बात समझ गए हो ना? सांप का सर मैंने रात के अंधेरे में इस बात में हिलते हुए देखा। मेरी तसल्ली हो गई। मैंने आहिस्ता से सांप को हथेली से उतार कर नीचे जमीन पर रख दिया और कहा, दोस्त, वही करना जो कुछ मैंने कहा है। वो औरत हमारी दुश्मन नहीं दोस्त है। जाओ, जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सांप आहिस्ता आहिस्ता से रेंग कर ढलान उतरने लगा। वो रात के अंधेरे और ढलान पर उगी हुई घास और झाड़ियों की ओट में मेरी नजरों से ओझल हो गया। वो लम्हात मेरे लिए बड़े जानलेवा थे। कभी ख्याल आता कि नहीं, सांप समझदार है, जो कुछ मैंने इसे कहा है वो इस पर अमल करेगा। वो मेजर की बीवी वर्षा को डसकर हलाक नहीं करेगा, सिर्फ इसके बदन पर इतना जहर दाखिल करेगा जिससे वो बेहोश हो जाए। कभी ख्याल आया कि सांप आखिर सांप है, क्या मालूम, जाते ही वर्षा को डसकर पूरा जहर इसके बदन में दाखिल कर दे। सांप जब एक बार अपने दांत किसी के जिस्म में चुभोता है तो फिर इसे कहाँ ख्याल रहता है कि जहर कितना डालना था और कितना नहीं। अजीब तसब्बुब के आलम में था। अपने आप को दोस्त सांप की अक्लो फहम के हवाले कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे न जाने क्यों यकीन था कि मेरा दोस्त सांप बिल्कुल वही करेगा जैसा मैंने कहा है। अब मुझे इंतजार था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नीचे क्वार्टरों के अकबी बरामदे में कहीं कहीं रोशनी थी। सख्त सर्दी में वहां सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ एक क्वार्टर के 2 कमरों में रोशनी हो रही थी, बाकी क्वार्टरों के कमरे में अंधेरा था। रात आधी हो गई थी। कहर आलूद सद रात में सभी लोग जल्द सो गए थे। मेरी नजर डोगरा मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर पर जमी हुई थी। इस क्वार्टर के कमरों में भी अंधेरा था। सिर्फ अकबी लॉन के बरामदे में बल्ब जल रहा था। मुझे ख्याल था कि हो सकता है जब सांप मेजर की बीवी वर्षा को डसे तो इसकी आंख खुल जाए और वो डरकर चीख मारे। फिर सोचा कि इनके बेडरूम में भी अंधेरा है। सांप वर्षा के लिहाफ में पाँव की तरफ से घुसकर इनके टखनों पर डसेगा और डसने के फौरन बाद लिहाफ से निकलकर बाहर को भागेगा। वर्षा की आंख खुल भी गई होगी तो अंधेरे में बारिश भर के सांप को देख ना सकेगी। मुमकिन है जहर के असर से इस पर फौरन बेहोशी तारी हो जाए और इसके साथ सोए हुए डोगरा मेजर को खबर भी ना हो कि इसकी बीवी सांप के डसने से बेहोश हो चुकी है। लेकिन बात इसके बिल्कुल उलट हुई। कोई 5 मिनट के बाद मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर में से औरत की चीख बुलंद हुई। साथ ही बेडरूम में रोशनी हो गई। आदमी की आवाज भी आने लगी। नौकर भी जाग पड़े। वहां शोर मच गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या कह रहे हैं। यकीनन सांप के डसते ही वर्षा की आंख खुल गई होगी या वो जाग रही होगी। सांप ने इसे डस लिया था और इसने शोर मचा दिया था। इसके बाद औरत की आवाज आना बंद हो गई। अर्दली और दूसरे नौकर टॉर्च लेकर क्वार्टर के अकबी बागीचे में आ गए। इनकी आवाजें आने लगी, इधर गया होगा, उधर गया होगा, यहीं कहीं होगा। जाहिर है वो सांप को तलाश कर रहे थे। मैं दरख्तों के नीचे छुप कर बैठा सांप का इंतजार कर रहा था और दिल में दुआ मांग रहा था कि सांप इन लोगों से बचकर निकल आए। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे सांप की हल्की सी फंकार की आवाज सुनाई दी। मैंने झुककर देखा। मेरा दोस्त सांप गर्दन उठाए मेरे सामने घास पर मौजूद था। मैंने जल्दी से उठाकर इसे जेब में डाला और तेज तेज कदमों से चलता टीले से दूसरी तरफ उतरने लगा। यह अमर तयशुदा था कि सांप मेजर की बीवी और वर्षा सिंह को डस आया था। अब ये मालूम करना बाकी था कि वर्षा सिंह जिंदा है या सांप के जहर से मर गई है। इसका इल्म मुझे दूसरे दिन ही हो सकता था, क्योंकि सांप बोलकर मुझे नहीं बता सकता था कि जिस औरत को मैंने डसा है वो मरी नहीं, जिंदा है मगर बेहोश है। जिस रास्ते से मैं गया था इसी रास्ते से होकर छुपता छुपाता मैं अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। लकड़ी के झोंपड़े में आते ही मैंने कंबल उतार कर एक तरफ रख दिया और जेब से सांप को निकाल कर पूछा, दोस्त, तुमने वर्षा सिंह को मारा तो नहीं? वो बेहोश ही हुई है ना? सांप ने इस बात में सर जरूर हिलाया, मगर मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं आया था। इसके इल्म मुझे दूसरे रोज वहां जाकर ही हो सकता था। मैंने सांप को अपनी चारपाई के पास ही नमदे पर बिठाकर दूध पिलाया और कहा, दोस्त, अगर तुमने हिदायत के मुताबिक अमल किया है तो मैं तुम्हारा शुक्र अदा करता हूँ। अब तुम आराम करो, बाकी बातें कल होंगी। मैंने सांप को झोंपड़ी के पीछे की चट्टानी को में लाकर बिठा दिया। इसके इर्द गिर्द खुश्क घास डाली और अपने कमरे में या झोंपड़े में आकर गर्म बिस्तर में घुस गया। बाकी की रात में बेसुध होकर सुबह तक सोया रहा। दिन के 10 बज रहे थे जब मैंने उठकर मुंह हाथ धोया। बूढ़े कश्मीरी ने मेरे लिए नाश्ता तैयार करके रखा हुआ था। मैंने खामोशी से नाश्ता किया। कमरे में आकर बैठा ही था कि कमांडो शेरबाज आ गया। कहने लगा, अभी तुम मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर की तरफ मत जाना। मैंने पूछा, क्यों, वहां क्या हो गया है? कहने लगा, मेजर अर्जुन सिंह की बीवी को रात को सांप काट गया है। वो बेहोश पड़ी है। मेडिकल कोर के सारे डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं मगर इसे अभी तक होश नहीं आया। क्या मेजर की बीवी घर पर ही है? कमांडो शेरबाज ने बोला, नहीं, इसे मिलिट्री अस्पताल पहुंचा दिया गया है, वहीं इसका इलाज हो रहा है। मैंने कहा, यह हमारे हक में बड़ा अच्छा हुआ है। शेरबाज मेरा मुंह तकने लगा। मैं कुछ समझ नहीं सका। मैंने कहा, मैंने जोगी साधुओं का लिबास तुमसे इसीलिए मंगवाया था कि मैं जोगी बनकर इनके घर जाऊंगा और अपने हिंदी मैथोलॉजी और वेदों और संस्कृत के थोड़े बहुत इल्म से इन पर रोब जमाऊंगा और उनको जेर असर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सांप के कांटे से मेरा रास्ता आसान हो गया। तुम क्या करोगे? शेरबाज ने पूछा। मैंने कहा, यह भी एक तरह का जिहाद है। मैं वो काम करूंगा जो फौजी अस्पताल और इंडियन मेडिकल कोर का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता।
क्या तुम्हारे पास सांप का मोहरा है जिसके जरिए तुम मेजर की बीवी का जहर निकाल सकोगे? मैंने कहा, तुम यही समझ लो, मेरे पास सांप का मोहरा है। शेरबाज बोला, हो सकता है तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही डॉक्टर सांप के जहर का असर खत्म कर दें और मेजर की बीवी को होश आ जाए। मैंने बड़े एतमाद के साथ कहा, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। इससे ज़्यादा मैंने कुछ न कहा। इससे ज़्यादा मैं अभी कमांडो शेरबाज को कुछ बताना भी नहीं चाहता था। कमांडो शेरबाज खान कमांडो अटैक का आदमी था, दुश्मन के मोर्चों में घुसकर शबे खून मारने वाला बामल मुजाहिद था। मेरी बातें इसकी समझ से बालातर थीं। मैं खुद चूंकि मुतमईन था, इसलिए शेरबाज को समझाने की जरूरत नहीं थी। ये मालूम करके अपने दोस्त सांप के बारे में मेरे एतमाद में इजाफा हो गया था कि मेजर की बीवी मरी नहीं थी, जिंदा थी। इसका मतलब था कि सांप ने मेरी हिदायत के मुताबिक अमल किया था और ये बात भी साबित हो गई थी कि जब तक मैं मेजर की बीवी का इलाज नहीं करूंगा वो बेहोश ही रहेगी। इसके साथ ही साथ मुझे ये ख्याल भी थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा था कि सांप के कांटे के ऐसे ऐसे इंजेक्शन तैयार हो चुके हैं कि अगर पर वक्त मरीज डॉक्टर के पास पहुंच जाए, इसे इंजेक्शन लगा लिया जाए तो वो मरता नहीं है। चुनाचे इस ख्याल के पेश नज़र मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने जल्दी जल्दी अपना बहरूप साधुओं जोगियों वाला बनाना शुरू कर दिया। सादे कपड़े और माथे पर तिलक लगाने के बाद सुख रंग और कमंडल वगैरह कमांडो शेरबाज पहले ही वहां जा चुका था। मैं 15-20 मिनट में पूरा साधु बनकर तैयार हो गया। शेरबाज मुझे बेनियादी से देख रहा था। लगता था कि इसे मेरी लाइन ऑफ एक्शन पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था। कहने लगा, तुम तो बिल्कुल साधु बन गए हो, क्या अभी मिलिट्री अस्पताल जाओगे? मैंने कहा, नहीं, मैं मिलिट्री अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं मेजर अर्जुन सिंह के घर जाऊंगा। वहां जाकर क्या करोगे? शेरबाज बोला, मेजर की बीवी तो फौजी अस्पताल में बेहोश पड़ी है। मैंने कहा, मेरे एक इशारे पर वो लोग मेजर की बीवी को उठाकर घर ले आएंगे। मेरे पास एक जबरदस्त तिलिस्मी मंत्र है। कमांडो शेरबाज हंसने लगा, बोला, मेरा ख्याल है तुम खाना मेरे साथ खा लो, हो सकता है मेजर अर्जुन सिंह के यहाँ तुम्हें खाने को बुना हुआ गोश्त ना मिले। मैंने भी हंसकर कहा, मैं जो कहूंगा वहां आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं मकान से निकलकर पीछे जो घाटी की ढलान थी इस तरफ जाने लगा तो कमांडो शेरबाज की आवाज आई, इस तरफ से क्यों जा रहे हो? सीधी सड़क पर से जाओ, तुम्हें इस भेस में कोई नहीं पहचान सकेगा। मगर मुझे तो पीछे घास फूस की झोंपड़ी के करीब चट्टान की कोह में से सांप पेट को निकालना था, इसे साथ लेना था। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं एहतियात से काम लेना चाहता हूँ। पीछे आकर मैंने अपने दोस्त सांप को हथेली पर रख लिया और कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। तुमने वही किया जो मैंने तुम्हें कहा था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जिस औरत को तुम डस कर आए हो, इसके जिस्म का जहर तुम चूस भी लोगे? मैं सांप को बड़े गौर से देख रहा था। सांप ने इस बात में सर हिलाया। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेजर अर्जुन सिंह और उसकी बीवी को अपने जेर असर लाने के लिए मेरे पास ही सबसे बड़ा यही हरबा था। इसके बाद सांप से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी था। मैंने इससे पूछा, दोस्त, मेजर की बीवी के जिस्म से तुम्हारे जहर चूसने से पहले तो इसको होश नहीं आएगा? सांप ने दूसरी मरतबा सर को दाएं बाएं हिलाया। मैं हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। हैरान इसलिए कि सांप मेरी बातें किस कदर सही तौर पर समझ रहा था, और खुशी इस बात की हुई कि मेजर की बीवी होश में नहीं आएगी जब तक मैं अपनी करामत नहीं दिखाता। मैं सोच रहा था कि यह खुदा की तरफ से मेरे लिए भेजा गया तोहफा है, ये कोई मेरी गैबी मदद है, क्योंकि मुझे इस वक्त बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ये कुछ सांप है। खैर, अल्लाह ही जाने। मैंने सांप को उठा लिया और कहा, मेरे दोस्त, तुम भी मेरे साथ कश्मीर के जहाद में शरीक हो। आज़ादी कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती के मिशन के लिए तुम भी एक मुजाहिद हो। मैं तुम्हें अपने साथ इस औरत के घर ले जा रहा हूँ जिसको रात तुमने डसा है। वहां पहुंचकर जब मैं तुम्हें कहूँ तो तुम्हें इसके जिस्म में से सारा जहर चूस लेना होगा। मैं सांप को इस गोदड़ी में डाल लिया जो मैंने अपने कंधे के साथ लटकाई हुई थी। ये गोदड़ी भी गेरू रंग के साधुओं वाली थी। इसका रंग मैला कुचैला था। पाँव में जूती थी और कंधे पर मैंने कश्मीरी लोई डाल रखी थी। जोगी लोग तो लोई नहीं रखते, मगर मैं असली जोगी नहीं था। मुझे सर्दी लग रही थी। मैं टीले की उतराई उतरकर श्रीनगर शहर को जाने वाली सड़क पर आ गया। मेरे एक हाथ में लोहे की सलाख वाला त्रिशूल था, गले में रेठों की मालाएं थी, कलाइयों में कांच के कड़े थे, माथे पर शिव देवता के पुजारियों वाला तिलक का निशान था। इस मिशन पर मुझे अपने साथ कमांडो चाकू या पिस्तौल ले जाने की जरूरत नहीं थी। मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरा दोस्त सांप मेरे पास था। ये मिशन जासूसी का मिशन था, कमांडो ऑपरेशन का मिशन नहीं था। कमांडो ऑपरेशन का मिशन इसके बाद शुरू होने वाला था, जब हमें यह मालूम हो जाता कि इंडियन आर्मी हाई कमान श्रीनगर शहर से दूर जंगल के पहाड़ियों के जेर जमीन किसी किस्म का प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। मैंने एक बस पकड़ी और श्रीनगर के एक चौक में जाकर उतर गया, जहां से मैं पैदल ही फौजी हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। फौजी हेडक्वार्टर के पीछे मेजर अर्जुन सिंह का ऑफिसर क्वार्टर था। भारत में लोग सपेरों के पीछे भी लग जाते हैं क्योंकि वो बीन बजा रहे होते हैं, लेकिन जोगी साधुओं की तरफ से इस वक्त तक कोई ध्यान नहीं देता जब तक इनके साथ किसी किस्म का कोई काम न पड़े। वैसे भी भारत के शहरों में आवारा गाय बैलों की तरह जोगी साधु लोग आम देखने को मिलते हैं। हिंदू लोग साधुओं की इज्जत भी करते हैं, और जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि इनकी बद्दुआओं से डरते भी बहुत हैं। इनका अकीदा है कि अगर कोई जोगी या साधु नाराज होकर बद्दुआ दे दे तो इसकी बद्दुआ लग कर रहती है। इस तरह हिंदू लोग गाय और बैल का भी एहतराम करते हैं। गाय को तो वो माँ के बराबर समझते हैं और बैल का इसलिए एहतराम करते हैं कि नंदी बैल देवता शिव का पसंदीदा और महबूब बैल था, जिसकी वो सवारी किया करता था। चुनाचे शिव देवता के मंदिरों में नंदी बैल के बड़े बड़े बुत बने हुए हैं।
मुझे किसी सीआईडी का खतरा नहीं था। जोगी साधुओं से सीआईडी वाले हिंदू एहलकार भी घबराते हैं कि क्या खबर जिस जोगी का वो मफहूम मुल्जिम या जासूस समझकर पीछा कर रहे हैं वो असल जोगी साधु निकल आए और इनकी बद्दुआ लग जाए। मैं बड़े इत्मीनान के साथ साधुओं की तरह चलता ऑफिसर्स क्वार्टर वाली छोटी सड़क पर आ गया। यहाँ 6 क्वार्टर छोड़कर मेजर अर्जुन सिंह का क्वार्टर था। क्वार्टर के बाहर एक फौजी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के पास एक फौजी जवान मौजूद था। मैं साधुओं की तरह शान बेनियाजी से चलता फौजी के सामने जाकर खड़ा हो गया। जाते ही मैंने रोबदार आवाज में पूछा, क्या इस क्वार्टर में एक सांप ने किसी औरत को काटा है? फौजी जवान भी हिंदू था। साधुओं और जोगियों का एहतराम करना इसके खून में शामिल था। हाँ महाराज, यही वो क्वार्टर है। मैंने त्रिशूल वाला हाथ बुलंद करते हुए कहा, इस महिला यानी औरत को हमारे सामने लाओ, हम अभी से ठीक करेंगे। फौजी जवान बोला, महाराज वो मेजर साहब की धर्म पत्नी है। मेजर साहब इसे अस्पताल ले गए हैं। मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, मूर्ख, वो अस्पताल में मर जाएगी। इसका इलाज हमारे सिवा किसी के पास नहीं है। इसे हमारे पास लाओ। मेरी आवाज सुनकर अंदर से 2 औरतें बाहर निकल आई। इनमें एक जरा जवान थी, दूसरी बूढ़ी थी। मैं चाहता था कि मेरी आवाज सुनकर अंदर से कोई आ जाए। बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरी छोटी बहन की बच्ची को सांप ने काटा है, वो अस्पताल में है महाराज। मैंने अपना जुमला दोहराते हुए कहा, मूर्ख बहन, तुम्हारी भांजी अस्पताल में स्वर्गवास हो जाएगी। अगर इसकी जिंदगी चाहती हो तो इसे फौरन मेरे पास लाओ, हम इसका इलाज करेंगे। अस्पताल वाले कुछ नहीं कर सकते। दूसरी औरत भी हाथ बांधे खड़ी थी, कहने लगी, महाराज अंदर आ जाएं, मैं अभी अस्पताल मेजर साहब को फोन करती हूँ। मैं यही चाहता था। मैं अंदर चला गया। इन्होंने मुझे एक सजे सजाए खूबसूरत कमरे में सोफे पर बिठा दिया। मैं ओलख निरंजन का व्रत करने और सर हिलाने लगा। जल्दी फोन करो मेजर साहब को, सांप का जहर औरत के जिस्म में फैल चुका है। देर कर दी तो वो परलोक सुधार जाएगी। जवान औरत टेलीफोन करने लगी। वो घबराई हुई भी थी, इज़्तिराब की हालत में भी थी। फिर इसने किसी से कहा, हेलो, कौन? अर्जुन भैया, भैया। इसने मेजर अर्जुन सिंह को बताया कि एक धर्म आत्मा साधु आया है जो वर्षा को ठीक कर देगा। भगवान के लिए इसे लेकर यहाँ आ जाएं। उसी तरफ से फौजी डोगरे ने झड़क दिया होगा, जिसके जवाब में जवान औरत ने इसकी मिन्नत समाजत की कि वर्षा बहन अस्पताल में मर जाएगी। साधु महाराज ने कह दिया है कि इसे फौरन यहाँ ले आओ। जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो जवान औरत से कहा, फोन मुझे दो। मैंने फोन हाथ में लेते हुए रोबदार आवाज में कहा, सुन अर्जुन सिंह सुन, तेरी पत्नी को शिव महाराज के अग्नि सांप ने काटा है। हम तेरी पत्नी को ठीक करने आए हैं, इसे लेकर फौरन हमारे पास आ जा। देर कर दी तो तेरी पत्नी मर जाएगी। और मैंने फोन बंद कर दिया। कुछ 10 मिनट के बाद बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी हो गई। बूढ़ी औरत मेरे कदमों में बैठ रही। जवान औरत बाहर को दौड़ी। 2 मिनट बाद 2 फौजी जवान एक स्ट्रेचर उठाए कमरे में दाखिल हुए। स्ट्रेचर पर एक जवान खुश शक्ल औरत बेहोश पड़ी थी। इसका चेहरा सफेद हो रहा था। बड़ी बड़ी मूछों वाला नाटे कद के घटे हुए जिस्म का मालिक एक फौजी अफसर साथ था जो परेशान था। कांधे पर मेजर का क्राउन लगा हुआ था। मुझे देखकर इसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दें। फिर जवान औरत से कहा, बड़ी दीदी वर्षा को बेडरूम में लिटा दो। मैंने मेजर से कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मतलब है तुम्हारा पूरा नाम क्या है? अर्जुन सिंह महाराज। तो बड़ा धन्यवान है अर्जुन सिंह कि हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। ये सारा चमत्कार तेरी स्वर्गवास माता जी की आत्मा की प्रार्थना का है। स्वर्ग में तुम्हारी माता जी की आत्मा परेशान हो गई। वो शिव देवता की भक्ति थी। इसने शिव देवता के आगे रो रो कर फरियाद की कि मेरी बहू को बचा लो। शिव देवता को रहम आ गया। शिव जी ने हमें हुक्म दिया कि जाओ और जाकर अर्जुन सिंह की पत्नी का इलाज करो। हिंदू वैसे ही इस मामले में देखो एतकाद होते हैं, और अगर आगे कोई साधु ज्यादा रोब वाला हो और कड़कदार आवाज में हुक्म देने के अंदाज में बोले तो हिंदू चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, एक बार अपनी जगह से जरूर हिल जाता है। अर्जुन सिंह पहले ही अपनी जगह से हिल चुका था, क्योंकि बाद में पता चला कि अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आधी रात से लेकर दिन के 12 बजे तक वो वर्षा का इलाज करते रहे थे, मगर कोई नतीजा नहीं निकला था। वर्षा का सांस भी उखड़ने लगा था। डोगरा मेजर तो मेरे पांव पर गिर पड़ा। महाराज अब अंतर्यामी है, मेरी पत्नी को बचा लें, डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया है। मैंने कड़क कर कहा, अर्जुन सिंह सुन, सुन अर्जुन सिंह सुन। जानते हो संस्कृत के इस श्लोक का मतलब क्या है? तुम क्या समझोगे? तुम मूर्ख हो, नादान हो। चलो अंदर चलो, हम तुम्हारी पत्नी को देखेंगे। अर्जुन सिंह मेजर मुझे बड़े अदब से बेडरूम में ले आया। बेडरूम भी बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। दीवारों पर भारतीय और हॉलीवुड की एक्ट्रेसों की नीम और तस्वीरें लगी हुई थी। बड़ा आयाश इंडियन मेजर था। वर्षा बेड पर बिल्कुल सीधी बेहोश पड़ी थी। गर्दन तक कीमती गर्म कंबल पड़ा हुआ था, जिसका सर एक तरफ को ढलका हुआ था। मैंने यूं ही वर्षा की नब्ज देखी और सर को नफी में हिलाते हुए कहा, अर्जुन सिंह तुमने बड़ी देर कर दी तुमने अर्जुन सिंह, अब कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन सिंह और बूढ़ी औरत तो मेरे पांव पर गिर पड़े और इल्तिजाएं करने लगे कि मैं किसी तरह वर्षा को बचा लूं। मैं पूरी अदाकारी कर रहा था। मैंने त्रिशूल ऊपर उठाते हुए कहा, बस बस पीछे हट जाओ। दोनों जल्दी से पीछे हट गए। मैंने कहा, मुझे ध्यान लगाने दो, शिवजी महाराज के चरणों में जाकर इनकी आज्ञा लेनी होगी। इसके साथ ही मैंने आंखें बंद कर ली और ओम नमः शिवाय 3 बार अल्फाज बोले और चुप हो गया। मैं जोर से सांस ऊपर खींच लिया। मैं बहुत बेमालूम अंदाज में सांस ले रहा था। वहां बैठे हुए लोग यही समझ रहे थे मैंने दम रोक लिया है।
जिस तरह के साधु लोग आमतौर पर हफ्स दम किया करते हैं। कोई 3 मिनट इसी हालत में रहने के बाद मैंने आंखें खोल दी और मुस्कुराकर अर्जुन सिंह की तरफ देखा। सुन अर्जुन सिंह सुन, शिवजी महाराज ने तुम पर अपनी खास कृपा की है। तेरी पत्नी अब ठीक हो जाएगी। मेजर और दोनों औरतें तो खुशी से निहाल हो गईं। मेजर की बीवी वर्षा की हालत वाकई ऐसी थी कि लगता था कि मरने वाली है। मेरे दोस्त शाम का जहर वाकई बहुत मौलिक था। हालांकि इसने इसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल किया था कि जिससे वो सिर्फ बेहोश हो जाए। मैं भी अब ज्यादा देर नहीं लगाना चाहता था कि कहीं सारे किए कराए पर पानी न फिर जाए। मैं उठकर वर्षा के करीब कुर्सी बिछवा कर बैठ गया। कुछ ड्रामा करना भी बहुत जरूरी था। मैंने अर्जुन सिंह से कहा, अर्जुन सिंह जल्दी से एक प्याली में अपने हाथ से दूध डालकर ले आओ। वो दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। मैंने संस्कृत के 6 श्लोक मुझे याद थे, ऊंची आवाज में पढ़ने शुरू कर दिए। फिर बूढ़ी औरत से कहा, बाल के घर में लोबान हो तो इसे सुलगा दो। बूढ़ी औरत भी दौड़कर बेडरूम से बाहर निकल गई। इतने में अर्जुन सिंह दूध से भरी हुई प्याली लेकर आ गया। मैंने कहा, वो छोटी मेज यहाँ ले आओ। अर्जुन सिंह बिल्कुल नौकरों की तरह काम कर रहा था। खुदा किसी पर मुसीबत ना डाले। मुसीबत में आदमी अपनी हैसियत वगैरह सब कुछ भूल जाता है। इसे छोटी मेज लाकर वर्षा के पलंग के पास मेरे सामने लाकर रख दी। मैंने दूध की प्याली मेज पर रख दी। बूढ़ी औरत थाली में लोबान सुलगा कर ले आई। मैंने औरत से कहा, लोबान पलंग के सिरहाने की तरफ नीचे रख दो। औरत ने ऐसा ही किया। लोबान की बू से मेरा भी नाक में दम आने लगा था। मैंने खौम का लोबान मंगवा लिया था, मगर अब ड्रामा पूरा करना बड़ा जरूरी था। दरवाजा बंद कर दो, कोई अंदर ना आए, ना अंदर से कोई बाहर जाए। अर्जुन सिंह खुद उठकर दरवाजे तक गया। बाहर मुंह निकालकर उसने किसी से कहा, किसी को अंदर ना आने देना, और दरवाजा बंद करके चटखनी लगा दी। वो पलंग की पायंती के पास आकर बैठ गया। दूसरी तरफ जवान औरत बैठी थी। बूढ़ी औरत मेरी कुर्सी के पास कालीन पर हाथ जोड़े बैठी थी। इस वक्त अगर आप मुझे देखते तो आप भी यही समझते कि मैं कोई बहुत बड़ा पहुंचा हुआ साधु हूँ। अब मुझे ड्रामे का क्लाइमैक्स सीन करना था। मैंने खद्दर के झूले में हाथ डाला और अंदर से बारिश भर के सांप को बाहर निकाल कर हथेली पर रख लिया। सांप को देखकर कालीन पर बैठी हुई बूढ़ी औरत डरकर परे हट गई। मेजर अर्जुन सिंह और जवान औरत पलंग की पायंती से उठकर खड़े हो गए। ये सब लोग मेरी हथेली पर बैठे हुए सांप को डरी डरी निगाहों से देख रहे थे।